अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान इकोनॉमी वॉच और आज बड़ी चीज़ें हैं पाकिस्तान के मईशत के हवाले से आज के प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आज एक्सचेंज रेट, एक बार फिर हमने देखा कि डॉलर रुपये पैरिटी, रुपए की बेकदरी का सिलसिला जो है आज भी एक बार फिर हमने देखा कि बुरी तरीके से हुआ। 5 रुपए 18 पैसे डॉलर मजीद महंगा हो गया और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो आज इंटरबैंक में क्लोज हुआ 161 रुपए 50 पैसे और ओपन मार्केट में 162 रुपए 50 पैसे, 161 रुपए 16 पैसे जो प्रिसाइसली जाके क्लोज किया आज डॉलर ने। तो बात, चूंकि पिछले दिनों गवर्नर स्टेट बैंक ने अपना जो पहला उनका मीडिया से इंटरेक्शन था, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो एक अनसर्टेनिटी होती है, जो गैर यकीनी सी सूरत हाल होती है, वो मईशत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो सवाल यह है कि क्या आज जिस तरीके से इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए बढ़ा, जिस तरीके से रुपए नीचे हुआ, जिस तरीके से डॉलर जो है 162 रुपए का हो गया, क्या इससे इस अनसर्टेनिटी में इजाफा नहीं हुआ? क्या इससे पाकिस्तान में कारोबारी हल्का, पाकिस्तान में सनतकार, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स, पाकिस्तान के इंपोर्टर्स जो हैं, ये आज और आवाम जो है, क्या इससे मुतासिर नहीं होगी? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम में आगे चल के आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने अगले से 1 जुलाई से जो गैस के टैरिफ है जो कमर्शियल सार्फिन के लिए और घरेलू सार्फिन के लिए, उसमें 190% इजाफे की मंजूरी दे दी है। ये क्या सूरत हाल ढाएगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पैनलिस्ट आज भी डॉक्टर वकार मसूद खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं। आप फॉर्मर सेक्रेटरी फाइनेंस, माहिर मुआशियात। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है अली खिजर असलम ने, अली खिजर असलम हेड ऑफ रिसर्च बिजनेस रिकॉर्डर। और कुछ देर में डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर वकार साहब, जो मैंने बात की कि ये जो गैर यकीनी सी सूरत हाल है, ये पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत बड़े, इसको ज़हर कातिल अगर कहें तो मेरे ख्याल से बेजा ना होगा। क्या आज की जो कुछ भी इंटरबैंक में और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि हमने देखा कि ओपन मार्केट में भी उसके साथ साथ ही डॉलर चल रहा है, ये जो चीज़ें हुई, जिस तरीके से डॉलर बढ़ा, जिस तरीके से रुपए को चारों शाने चित किया, इससे इस गैर यकीनी में, इस बेयकीनी में इजाफा नहीं हुआ होगा? नहीं, मेहमान साहब बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आपने अपने तारुफी कलमात में जो बात कह दी है वो 100% दुरुस्त है। और ख़ुसूसन इस हवाले से कि अभी वो कहते हैं स्याही खुश्क नहीं हुई, गवर्नर ने जो एतबारात लोगों के सामने रखे अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो पिछले पीर की बात है। तो आज 10वां दिन, 8वां 9वां दिन है और इतनी जल्दी एक ऐसा तलातुम, एक ऐसी यानी सुनामी का मैं वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आज का तजर्बा जो है वो हिला देने वाला है, जिसका वहम गुमान में नहीं था। मैं तो इन एक्सचेंज रेट के मामलात में बात नहीं करता, लेकिन जब गवर्नर साहब ने ये कहा कि हमने सब प्रायर एक्शंस मुकम्मल कर दिए हैं और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो 3 तारीख को IMF का बोर्ड इसको मंजूर करेगा, तो एजेंडा पर अब कोई बड़ी खबर तो थी नहीं इस हवाले से कि इंटरेस्ट रेट में कुछ होगा या एक्सचेंज रेट में कुछ होगा। आज जो कुछ हुआ है उसने तो हिला के रख दिया है। और मैंने भी बातें की हैं, आपने भी बातें की होंगी लोगों से। हम अपने टैक्स एमनेस्टी के हवाले से और बजट के जो तजावीज़ हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे। और पिछले 2 दिनों से हम ये कह रहे थे कि एक सरासीमगी का आलम है और एक बेचैनी है लोगों में। ये तो एजेंडा पे था भी नहीं थी और एकदम से ये आन के खड़ा हो गया और इतना बड़ा कि 157 से जनाब 163 के ऊपर जो है इसका जाना, 6 रुपए एक दिन में ख़त्म हो जाना ना। अब ये समझने की बात है भाई हुआ क्या है। हमने जो मालूम किया है तो लोग तो हमसे ये कह रहे हैं कि जनाब स्टेट बैंक ने जो है बुनियादी तौर पे कहा कि जी मार्केट खुद फैसला कर ले, अगर उसके पास तलब ज़्यादा है तो जिस भी कीमत के ऊपर ये चीज़ें मिल रही हैं उनको जो है वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। ये तो मतलब यानी एक तरह से उन्होंने, एक और बात मैं आपको याद दिलाऊं गवर्नर साहब की, उन्होंने कहा कि हमने कोई फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम जो है इस मुल्क में नाफिज करने का कोई हमारा ना इरादा है, ना हमने किसी से इसका अहद किया है। लेकिन आज का जो समा है वो मुझे क्या बता रहा है, मैं कैसे समझूं इस बात को? कल अगर ये 170 होता है, 175 होता है,
مطلب اللہ مطلب جو ہے نا بچائے اس بات سے، تو پھر میں کس سے پوچھوں کہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ کوئی تو مجھے بتانے والا ہو اس بات کو کہ جناب یہ ان وجوہات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہ کہنا کہ جناب مارکیٹ میں ڈیمانڈ آ گئی اور وہاں پہ لوگوں کو 30 جون کے اندر ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے، جہاں تک میرا علم ہے تو 30 جون کی تاریخ تو کوئی ڈیٹ سروسنگ کی ہوتی نہیں ہے۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ ڈیٹ سروسنگ حکومت کی ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کی ہو، وہ ساری کی ساری اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے جاتی ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کو تو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جناب کیا آؤٹ فلوز ہونے والے ہیں کسی ایک سہ ماہی کے اندر، کجا یہ کہ چند دنوں میں اسے نہ معلوم ہو، اور اس کے مطابق وہ مطلب کچھ نہ کچھ تو پلاننگ کرے کہ اس آنے والی چیز کو کس طریقے سے ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم قاصر ہیں، یہ کرنے سے کچھ بھی نہیں کریں گے ہم، تو پھر اس بات کو تسلیم کر لیں کہ یہ سب کچھ مارکیٹ نے خود کرنا ہے۔ مارکیٹ والے پھر مطلب اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے اس انداز کے اندر۔ دیکھیے یعنی آپ اسی بات کو لے لیں، 141 سے شروع ہو کر یہ 163 پہ 22 ارب روپے ایک مہینے کے اندر اڑ جانا، یہ تو مطلب واہی تباہی والی بات ہے۔ اور اس میں یہ کہنا کہ یہ ہمارے حالات کا جو ہے تقاضا ہے اور یہ مارکیٹ کی ضرورتیں ہیں، فرینکلی میرے لیے تو یہ سمجھنا علی مشکل خضر سے لیتے ہیں۔ علی مجھے یاد عملی ہے کہ پچھلے پروگرام میں جب بات ہو رہی تھی، غالباً ایک اسٹیٹمنٹ آپ کا یہ تھا کہ شاید کرائسس از اوور، شاید چیزیں جو ہیں وہ باٹم آؤٹ ہونے جا رہی ہیں، آپ کے ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ اب سیٹل ہو جائے گا۔ آپ نے پالیسی ریٹ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ اس سے زیادہ آپ اس کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھتے۔ آج جو کچھ بھی ہوا 5 روپے کا اضافہ آپ کے لیے کتنا سرپرائزنگ تھا؟ اور اس وقت جو بات کی جا رہی ہے گورنر اسٹیٹ بینک کی جو پچھلے 9 دن پہلے کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ اب یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ بڑی پرابلم کرتی ہے معیشت کے لیے، تو آج کتنا انسرٹن ہوا ماحول؟ جی علی۔ جی بالکل عمران، آپ نے درست فرمایا۔ جیسے پرسوں میں نے بات کی تھی، اس کے پیچھے وہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ 9 دن پہلے گورنر کی اسٹیٹ بینک کی ایک پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ جی ہم مینج فلوٹ کریں گے، اور ہم جب مارکیٹ کے اندر ایکسیس وولیٹیلیٹی ہوگی تو اس کو کرب کریں گے، یعنی کہ اگر بہت زیادہ روپے کا ابھار چڑھاؤ ہوگا تو ہم اس کو تھام لیں گے۔ اور تو اس طرح کی صورتحال میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے کہ کون سی پیمنٹ آ رہی ہے کون سی نہیں آ رہی، اور اس کے مطابق ہم جو ہے ایک چیز طے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ انہوں نے کی تھی کہ جی تمام پریور ایکشن جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، تو اس تو یہی تاثر آتا تھا کہ بھیا اب یہ کرنسی کا لیول یہ ہے، انٹرسٹ ریٹ کا لیول یہ ہے، اور اس کے بعد ہم خرامہ 145 سے 155 کی رینج کے اندر چلیں گے۔ بٹ شاید گورنر صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے وہ ہم سمجھے نہیں، یا وہ سمجھانا چاہ رہے تھے ہم جان نہیں پائے، تو یا تو وہ کچھ بات چھپا رہے تھے، یا ہم لوگوں میں پورے سب میں عقل کی کمی ہے کہ ہم نہیں سمجھ پائے۔ لیکن اصل بنیاد یہ ہے کہ اب گورنر اسٹیٹ بینک جو آئے ہیں نئے، جو کہ اس وقت ایک ماڈرن ورلڈ سے آئے ہیں، اور فیڈ کے اندر بھی ہم دیکھیں تو وہ ایک ڈائریکشن دیتا ہے، ایک مارکیٹ کو ایک راستہ دکھاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک 2 دن پہلے جو راستے کی بات کی وہ، اور اب یہ راستے میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، میری بھی بینکر سے بات ہوئی جو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک جو ہے پیچھے سے سپلائی لاتا تھا وہ نہیں لایا۔ اب بڑا بنیادی ایک بات ہے کہ 3 جولائی کو ایک آپ کی IMF کی جو اس وقت آپ کی جا کے بورڈ پہ اپروو ہونا ہے، تو اگر آپ کی پریور کنڈیشن ہے تو اس سے پہلے یقیناً وہ پوری ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ پریور کنڈیشن تھی جو انہوں نے ایک لیول سیٹ کیا تھا، اور وہ لیول کسی کو نہیں پتا۔ آپ جب دیکھیں کہ IMF کے ساتھ جو فائنل راؤنڈ آف نیگوسیشن ہوا تھا تو اس میں ہمارے سیکرٹری فائنانس یونس دھاگا صاحب بھی نہیں تھے، جو بعد میں اس عہدے سے ہٹا دی گئے۔ گورنر صاحب کو جو پرانے تھے مطلب وہ تھے لیکن ان کو علیحدہ کر دیا، نہیں تھے وہ تھے لیکن ان کو علیحدہ کر دیا گیا تھا اس راؤنڈ سے۔ اچھا علی، آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق مشیر خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ اب جو ہے صورتحال بہتر ہو چکی ہے، معیشت جو استحکام کی جانب گامزن ہے، یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ بڑا پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ اور آج جو ہم نے دیکھا انٹر بینک میں صورتحال 5 روپے جو ہے وہ مزید ڈالر مہنگا ہوا۔ ہمارے دونوں جو پینلسٹ ہیں ان کے لیے یہ انتہائی جو ہے حیرت کا جو ہے وہی عمل تھا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسا دیکھا آج کی اس موو کو؟
मुझे इनकी हैरत पे हैरत है। मुझे आपके दोनों पैनलिस्ट के हैरत पे मुझे हैरत है कि इन्हें कैसे हैरत हो गई। बात यह है मेरे भाई, बहुत सिंपल सी चीज है कि बाकर साहब आए हैं इजिप्ट से, एक मैंडेट उनको दिया गया है, वो उस मैंडेट के तहत आए हैं। जो उन्होंने इजिप्ट का हशर किया है वो पाकिस्तान का करेंगे। ये मुझे मालूम है, इन दोनों को शायद नहीं पता है आपके मेहमानों का। इसीलिए मैं डे वन से कह रहा था खुदा के वास्ते बचो, तो मेहनत कर लो। लेकिन जो लोग घेर कर, जो उनके अपने कलीग थे कैबिनेट के, वो और कुछ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हजरात घेर के पाकिस्तान को उस बंद गली में पहुंचा दिया जहां आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ये एक पॉलिसी के तहत हो रहा है। आप खुद सोचें कि एक आदमी जो उधर बैठा हुआ है इजिप्ट में उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इजिप्ट का प्रोग्राम एक पोस्टर चाइल्ड है IMF का, हर जगह पे वही जा रहा है। तो यार रिजल्ट कैसे मुख्तलिफ होगा? प्रोग्राम शुरू होने से पहले इजिप्ट में 30% पीपल वर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन एंड टुडे इट इज 60%। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं किस तरीके से मुख्तलिफ होगा रिजल्ट? खुदा का खौफ नहीं है कि यार कोई प्राइस बढ़ाने में भी कोई सोच नहीं रहा है कि 200% के करीब आप गैस की कीमतें बढ़ा रहे हो। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। ये क्या हो रहा है? ये आप समझते हैं ये दोनों जो बैठे हुए हैं आपके मेहमान कि इन तमाम इक़दाम से पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी? एक अंधे को पता चल रहा है कि एक साजिश के तहत पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह किया जा रहा है। हम कहते हैं कि IMF को प्रोग्राम में जाएंगे तो स्टेबलाइजेशन होगी या फलाह होगी। ये स्टेबलाइजेशन हो रही है। अगर मैं पाकिस्तान का बिजनेसमैन हूं तो मुझे ये पता नहीं है सुबह में कि मैं जब आंख उठूंगा मैं तो एक्सचेंज रेट कहां पर होगा। इस स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में कोई बिजनेस कर सकता है पाकिस्तान में? ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत किया जा रहा है। डॉक्टर साहब आप समेत बहुत आला शख्सियात और ज़ाहिर है कि जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। तो ये जो सोच आपकी है, क्या उन लोगों की सोच इससे मुख्तलिफ है या उनकी राय आगे नहीं आ रही? क्या हो रहा है फिर? भाई देखें, जितने भी लोग होते हैं ना जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आए हुए होते हैं, उनकी लॉयल्टी हमेशा इंस्टीट्यूशन IFI के साथ होती है। जिन्होंने काम किया है उनको मालूम है कि जब आप उस अदारे में काम करते हैं तो आपको बता दिया जाता है कि henceforth your loyalty lies with this institution and not your country of domicile। मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। तो किधर होगी उनकी लॉयल्टी? मेरे अलावा सिर्फ एक आदमी थे बस, वो भी बेचारा थोड़ा हाफ हार्टेड था लेकिन बोल रहा था, लेकिन डर के बोल रहा था। बाकी सबके सब इंक्लूडिंग कैबिनेट के जो 4-5 वज़रा हैं वो लाए गए हैं इसी पर्पस के लिए। मैं तो आपको टीवी पे कह रहा हूं इस तरीके से, वो लाए गए थे इसी पर्पस के लिए। उन्होंने मिसगाइड करके प्राइम मिनिस्टर को इस बंद गली में लाके खड़ा कर दिया। अब आपके पास क्या चाह रहा है? बाकर साहब को लाके फिट किया गया, हफीज शेख को लाकर फिट किया गया। अब आपके पास कुछ भी नहीं रहा। अब ये दो जिधर लेके जाना चाहते हैं मईशत को लेके जाएं, हम ये डिस्कस करते रहेंगे इसी तरीके से और अपनी फ्रस्ट्रेशन बयान करते रहेंगे। मुझे तो हैरत नहीं है कि हम किधर जा रहे हैं। मेरे दो कलीग को हो सकता है हैरत, मुझे मालूम है कि किधर लेके जाया जा रहा है। मुझे कोई हैरत नहीं है। ठीक, डॉक्टर साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त। डॉक्टर वकार मसूद, अली खिजर असलम और डॉक्टर अशफाक हसन खान की इस गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद आके गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान में शराय तबादला एक्सचेंज रेट, जिसमें हमने देखा कि आज बुरी तरीके से रुपया एक बार फिर जो है वो डिवैल्यू हुआ। उसके साथ साथ आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस की कीमतों में 190% इजाफे की मंजूरी दे दी है। 1 जुलाई 2019 से गैस की कीमतों में 190% इजाफा होगा। ये इजाफा घरेलू सार्फिन और कमर्शल सार्फिन के लिए होगा और कहा यह जा रहा है कि इस इक़दाम से हुकूमत को 500 अरब रुपए का रेवेन्यू मिलेगा और IMF के ईमा पर यह इजाफा किया गया है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार मसूद साहब और अली खिजर असलम। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, महंगाई का कितना बड़ा तूफान आएगा? ये सिर्फ गैस की अगर बात करें तो ये इससे कितना ट्रिकल डाउन होगा, इसके असरात कहां कहां तक जाएंगे? देखिए इमरान साहब, पहले हम ये समझ लें कि जो गैस की सर्विस है जो लोगों तक पहुंच रही है, उसकी कॉस्ट की रिकवरी होनी है या नहीं होनी। अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे कोई ये चाहता है कि नहीं गैस की कीमतें ना बढ़ें, तो जो गैस सप्लाइंग कंपनीज हैं, मतलब उनकी जो कॉस्ट ऑफ गैस है वो जो ख़रीद रहे हैं उसमें थोड़ा सा मार्जिन जो है वो उनके अपने ऑपरेशंस वगैरह का होता है, लेकिन सबसे बड़ी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गैस होती है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गैस आपने ख़रीदी भी है उन लोगों से जो गैस निकाल रहे हैं और जिनके साथ जो है अब ज़्यादातर जो गैस परचेज एग्रीमेंट्स हैं वो इंटरनेशनल प्राइसेस से वाबस्ता हैं, तो वो अभी प्राइसेस बढ़ी हैं, उनके असरात आ रहे हैं। बदकिस्मती से पहले 5 साल में 13-15 के अंदर 13 से 18 के अंदर गैस प्राइस एडजस्ट ये लोग नहीं करके गए, जो ज्यादती की बात है। और वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी में भी यही कहानी है, लेकिन उन्हें भी जब मिली थी हुकूमत तो उनके यहाँ भी यही सूरत हाल थी। ये हमारा एक रवैया बन गया है कि हम जो है बोझ अपने आने वाले पे डाल के जाते हैं, खुसूसन आखिरी दिनों के अंदर। अब ये जो सूरत हाल है, इसमें अगर हम ये चाहते हैं कि ये गैस ना बढ़े तो हमें बजट से ये खसारा पूरा करना पड़ेगा। हम माजी में बजट के अंदर भी इसको रिकग्नाइज नहीं करते थे और कंपनियों से कहते थे कि अच्छा इसको बस पेबल दिखा दें। अच्छा, वो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड भी हैं यहाँ इत्तफाकन। अब आप मुझे बताइए कि अगर IMF आ रहा है और IMF ये तकाजा कर रहा है कि भाई दोनों में से कोई एक काम कर लो, या ये कि तुम इसे पास ऑन करो कंज्यूमर्स को, जो कॉस्ट है गैस की लोग उसका सामना करें। अब इसको 100 अरब रुपए का 500 अरब रुपए कहां से आया है? 200 अरब, ये बात कहना मुनासिब नहीं है कि 200 अरब रुपए कौमी खजाने में जाएंगे। अब 200 अरब में से मिसाल के तौर पे आप कहते कि यार मैं सिर्फ 100 अरब रुपए जो है आगे भेजूंगा, तो 100 अरब रुपए आपको बजट में डालने पड़ते। आपका हाल जो है आपके बजट का आपके इल्म में है कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पर ये जो अभी आपने एहसास प्रोग्राम रखा है और उसमें कुछ पैसे ज़्यादा डाले हैं, आपको मतलब उसे मिन्हा कर दें और ये आम के गैस की जो है सब्सिडी दे दें। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा ठंडे मिजाज से सोचें इस बात के कि इसका हल क्या होगा। यानी हम मतलब क्या 10% का डेफिसिट लेके चल सकते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी भी ना बढ़ाएं, गैस भी ना बढ़ाएं, बहुत सारी सब्सिडीज़ जो हैं वो एक्सपोर्टर्स को भी देते रहें, फर्टिलाइज़र को भी देते रहें, शुगर ख़रीदने पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में भी दे दें। तो ये जो सब्सिडीज़ हैं ज़र तलाफ़ी, ये कहाँ से, बजट में तो गुंजाइश है नहीं। आपको मालूम है बजट जो है वो अब प्राइमरी डेफिसिट पर आ गया है। वहाँ अगर आपको 7.2 का डेफिसिट नज़र आ रहा है तो वो हुकूमत के खर्चे नहीं है जिनको हम मारूफ मानों में कहते हैं, वो सारी की सारी डेट सर्विस इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं। तो लिहाजा हम यकीनन ये एक तकलीफ दे दौर है, इसमें तो मुझे समझ आ रही है, लेकिन हम जो एक्सचेंज रेट का मामला है उसमें जो अवाम की पिटाई हो रही है, मईशत की पिटाई हो रही है, इन्वेस्टर्स की पिटाई हो रही है। अशफाक साहब ने कहा कोई किस तरीके से सरमायाकारी करेगा जब सुबह उठता है और कहता है कि जनाब $100 रुपए का डॉलर जो है 120 का, फिर 141 का और फिर 165 का, 163 का हो गया। सर इसमें अच्छा, और इसमें फॉरेन इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। वो कहेगा जी मैं मतलब इतना बड़ा आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपने देखा है
85% का ड्रॉप है 11 महीनों के अंदर। बिल्कुल। कल हम देख रहे थे इन नंबर्स को, तो लिहाजा यानी हमें, और उसकी कोई वजह नहीं बता रहा हमें, और हम और आप जो ये कह रहे हैं इस वजह से कह रहे हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने कौन से वादा किया था कि जी, बल्कि वो तो आगे तक चले गए थे, उन्होंने कहा कि इस्तेहकाम आ गया। कौन सा इस्तेहकाम? और मतलब ये तला तुम अभी बाकी है कि एक्सचेंज रेट के मुतालिक बेयकीनी है, और कल भी कुछ हो जाए, मैं और आप इसी तरीके से बैठे बातें कर रहे होंगे ना, कोई तो जवाब देने वाला हो, कोई तो किसी तरफ से आए। देखिएगा 2 लाइन का स्टेट बैंक के पास से जो है ना, एक 2 लाइनर का सर्कुलर आएगा कि इस मार्केट में जो भी कुछ हुआ है वो मार्केट की जो कुव्वतें हैं उनके आपस में मेल मिलाप का नतीजा है, बस खत्म। ठीक, अली खजर क्या कहेंगे आप इसमें? अब एक कहते हैं कि डॉलर 1 रुपया बढ़ता है तो आपकी जो बैरूनी कर्जे हैं उनकी मालियत 100 अरब रुपए बढ़ जाती है। सिर्फ हम देख रहे हैं कि जून में डॉलर 13 रुपए 58 पैसे बढ़ा, यानी 1325 अरब रुपए आपकी जो है बैरूनी कर्जों की मालियत बढ़ गई। डॉलर महंगा होने से यकीनी तौर से आपकी एक्सपोर्ट को, जो पहले सोच थी कि एक्सपोर्ट को आपको सपोर्ट मिलेगी, वो तो मिलेगी नहीं। आपकी इंपोर्ट्स और ज्यादा महंगी हो जाएंगी। एक्सपोर्ट करने के लिए भी आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, वो भी और महंगा हो जाएगा। इंटरनेशनल मार्केट्स में आप जो है वो कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो ये इतने ज्यादा इसके डरावना इंपैक्ट है आपके एक्सचेंज रेट का। जी अली? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक्सचेंज रेट को ये जो है अंडर वैल्यूड कर रहे हैं। देखिए जी, 145 से 150 की अगर इसकी वैल्यू बनती है रियल, तो ये इसको नीचे लेके क्यों आ रहे हैं? ये कोई क्लियरली IMF की एक कंडीशन है जिसको ये फॉलो कर रहे हैं और जिसका एक हमारा बड़ा ही एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। इसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी, इसकी वजह से इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएंगी और फिर आपकी डेट सर्विसिंग और बढ़ेगी। और वो जो कल डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो डिमांड वाला जो सिलसिला है वो और क्रिएट होगा और उसके लिए इंटरेस्ट रेट और ऊपर करने पड़ेंगे, करंट अकाउंट पे और प्रेशर आएगा। तो एक विशेष साइकिल है जिसमें आ रहे हैं। अब कमिंग बैक टू पहले वाली आपकी बात जो आपने गैस प्राइसेस की, मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूं कि गैस प्राइसेस बढ़नी चाहिए और उसकी रीजन उन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझा दी। मैं इसमें एक और जो जाविया है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, वो ये है कि जी आप ये देखें कि हमारे यहाँ हमेशा से गैस प्राइस नीचे रखी गई है और हमेशा से जो अमीर जो है उसको एक आपने फौकियत दी है और गरीब मट्टी का तेल इस्तेमाल करता था या LNG का सिलेंडर होता था वो यूज करता था, वो हमेशा महंगा होता था। तो अमीर तबका हमेशा फायदा लेता था। और दूसरा इसकी एक चीज थी कि आपकी बिजली की कीमतें अगर देखें पिछले 15 साल में कुछ बड़ी मार्केट फोर्सेस की वजह से, तो आप देखें आपकी मार्केट में इनोवेशन आई, आपके यहाँ ये इन्वर्टेड AC आए, आपके यहाँ ये आपकी LED लाइट्स आई और आपके यहाँ दूसरी और चीजें आई, लेकिन आपकी गैस की कीमत बढ़ी नहीं। तो आप देखें गैस के जनरेटर नहीं अच्छे आए, लोगों ने अपने कमर्शियल और फैक्ट्रीज गैस पे चलानी शुरू कर दी और फिर लोगों के घरों के अंदर वही पुराने गीजर चल रहे हैं जो 10% एफिशिएंसी है, वही 10% एफिशिएंसी वाले चूल्हे चल रहे हैं। अब ये प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये चीज इलेक्ट्रिसिटी पे शिफ्ट करनी है। अब हमारे यहाँ अगर आप इसको होलिस्टिकली देखें तो हमारे यहाँ बिजली की जो है ना सप्लाई बढ़ चुकी है और बिजली की सप्लाई की वजह से हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ रही है क्योंकि हमें बिजली खरीदे ना खरीदे हमें पैसे देने हैं। और फिर उसमें और सूरत-ए-हाल आगे और गमगीर होती है कि आपने खरीदनी है नए RLNG प्लांट से, चाहे वो बेस लोड के अंदर प्रायोरिटी लिस्ट में आते हैं या नहीं आते, फिर भी खरीदनी है। ये बड़े गलत किस्म के कॉन्ट्रैक्ट वो करके गए हैं पिछले वाले। अब आपने चूंकि बिजली का इस्तेमाल ज्यादा करने, आपके 110 बिलियन यूनिट साल का इस्तेमाल होते हैं, कैपेसिटी पेमेंट इस साल 600 बिलियन है तो अगले साल 1000 बिलियन की हो जाएगी, तो वो 110 बिलियन यूनिट पे इस्तेमाल होगी। जब आप 150 बिलियन पे जाएंगे तो वो कम हो जाएगी। तो जब गैस आप बढ़ाएंगे तो गैस का शिफ्ट आपने बिजली पे लाना है। ये फैसला ठीक है। करेंसी के मामले में मैं कहता हूं भाई आप एक रुक जाएं और मेरा अंदाजा यह है कि 3 तारीख तक जब IMF पे जाएंगे करेंसी का लेवल आएगा, रुक जाएगा, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन इकोनॉमी रिकवर करने में कई साल लगाएगी। इकोनॉमी रिकवर करने में कई साल लगाएगी, जो दो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। और जाहिर है कि दो चीजों पे, गैस प्राइसेस के ऊपर एक कंसेंसस है और क्यों कंसेंसस है बड़ी अच्छी तरीके से इसकी लॉजिक जो है वो अली खजर ने बताई। इसके ऊपर डॉक्टर हमारे वकार मसूद साहब से भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार मसूद खान साहब। डॉक्टर साहब,
جو جیسے کہ علی نے اس وقت کہا کہ جب بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہوا تو اس کے بعد جو انوویشن کی طرف گئے لوگ، یو پی ایس کی طرف گئے، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ لیٹر آن انرجی سیورز آئے، اس کے بعد ایل ای ڈی لائٹس آئیں، کافی اس میں بچت ہوئی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب آگے چل کے گیس سیکٹر میں بھی اس طرح کی چیزیں ممکن ہیں؟ اور دوسری چیز یہ کہ جو اضافہ جولائی سے ہو رہا ہے، آگے چل کے ہم ونٹر کا موسم دیکھ رہے ہیں، اس وقت ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو متاثر تو ہوں گے اس وقت لوگ. دیکھیے اس کے چند پہلو ہیں. ایک تو جو ٹیکنالوجی کا ہے، میں زیادہ ٹیکنالوجی سے آگاہ نہیں ہوں، تو اس لیے میں اس میں کوئی کلام نہیں کر سکتا. لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ ملک کی تقریباً یعنی کہ ڈومیسٹک سیکٹر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بمشکل 23-24% ہمارے ملک کی آبادی ہے جو فیضیاب ہو رہی ہے گیس کی فراہمی سے. اچھا. اور باقی ساری آبادی جو ہے وہ گیس کے سوا اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہے، جس کے اندر لکڑیاں بھی ہیں، جس کے اندر تیل سے بھی اور جو سلنڈرز وغیرہ آتے ہیں، اور وہ کم از کم یعنی کہ 3 سے 4, 5, 6 گنا زیادہ قیمتوں کے اوپر ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. اور دیکھیں میں آپ سے یہ بھی بتاؤں کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ اگر گیس کی قیمت اس وقت 1000 روپے آ رہی ہے، یعنی 800 کے قریب میرے خیال میں اب طے ہوئی ہوگی، 880 کے قریب، ہم 1000 لے لیتے ہیں، تو جو ڈومیسٹک سیکٹر ہے اس سے آپ اس کا 25% بھی نہیں لے رہے. یعنی یہ بڑی ستمگری بھی ہے کہ اگر آپ گیس کی اتنی اہم اور یعنی جو معاشی طور پر بہت ہی اہم ملک کا وسیلہ ہے، اس کو اگر آپ فراہم کر رہے ہیں تو کم از کم اس سے قیمت تو پوری وصول کر لیں نا. وہ پوری قیمت وصول نہیں کر رہے. اور کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ہم بہت زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں، اور اس کی خاطر دوسرے سلیب کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بوجھ ڈال لیں. اور بوجھ اتنا زیادہ کہ میرے جاننے والے ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ان کا 630 روپے کی کاسٹ تھی جو 1476 روپے ہونے جا رہی ہے. تو پچھلی دفعہ 134% تھا، اس دفعہ ملا کر وہ 200% کے قریب اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا، اس کو تو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے کورٹ کے اندر کہ آپ مطلب یعنی کہ ایک کی جیب سے نکال کے دوسرے کی جیب میں کیسے ڈال سکتے ہیں. یہی معاملہ الیکٹریسٹی کے اندر ہے. تو دیکھیں اس کے اندر معقولیت پیدا کرنا اور معقولیت کی سطح پہ ان کو لے کر آنا بڑا ضروری ہے. ایک اور بات میں آپ سے کہتا چلتا ہوں، ہم نے الیکٹریسٹی بہت بنا لی، اور الحمدللہ اس وقت الیکٹریسٹی کے معاملے میں ہمارے مسائل اس کی ترسیل اور اس کی تقسیم کے ہیں. ہمارے جنریشن کے جو ہیں وہ نہیں رہے. لیکن گیس کے معاملے میں یہ صورتحال نہیں ہے. گیس ہمارے پاس اتنی نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں دے دیں. یہ جو ایل این جی آ رہی ہے اس کی قیمت کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا سوائے پاور سیکٹر کے. اور ہم نے زیادتی کی ہے کہ ٹیکسٹائل میں بھی دے دی، اور ہم شاید فرٹیلائزر میں بھی دے رہے ہیں. اور اگر کہیں یہ صورت نکلی کہ ان کو ہم ڈومیسٹک سیکٹر کو بھی دینے لگے تو آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ گیس کے اندر بھی ایک سرکولر 150 ارب روپے کا کھڑا ہو گیا. تو جناب مطلب یہ بگاڑ مت پیدا کریں. جب ایل این جی آ رہی تھی تو اس کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ صرف پاور سیکٹر کو جائے گی، کیونکہ وہ پاس تھرو ہے. اب ان سیکٹرز کو دیں گے، ان کی تو اکنامکس ورک آؤٹ نہیں ہوگی اس گیس. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. اسلم بہت بہت شکریہ. ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی زیادتی ہے، یہ بہت حیران کن فیصلہ ہوا، اور گیس کے حوالے سے اس کو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آپ کی جو توجہ تھی وہ گورنمنٹ کے فیور میں اس وقت حالات و واقعات کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.